आज हम पढ़ेंगे डीएवी क्लास 5 के हिंदी का 14वां पाठ बुद्धिमान राजा। यह एक बहुत पुरानी कहानी है और इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारे देश के एक प्रांत कलिंग के राजा ने अपनी बुद्धिमानी से जो चीन के जो राजा थे जो उसके ऊपर हमला करने वाले थे उसको रोक दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी बुद्धिमान राजा। सैकड़ों वर्ष पुरानी बात है। बात कब की है बच्चों? बहुत साल पुरानी। सैकड़ों मतलब क्या होता है? 100 मतलब 100 ईयर अगो की ये बात है। चीन में एक निर्दयी राजा राज्य करता था। निर्दयी मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसा राजा जिसके पास क्या नहीं होता है? दया बिल्कुल भी नहीं होता है और ना ही रहम होता है। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? निर्दयी कहा जाता है। तो क्या था? चीन में एक निर्दयी राजा राज्य करता था। मतलब उस समय जो चीन में जो राजा था वो कैसा था? पूरा ही निर्दयी था। वह अपनी प्रजा पे तरह तरह के अत्याचार करता था। क्या करता था वो अपनी प्रजा के साथ? जितने भी तरह के अत्याचार मतलब होते हैं खराब काम, ठीक ना? तो उसके साथ क्या करता था? खराब काम किया करता था। उसके गलत काम उसको करने के लिए कहता था, नहीं करने पे उन लोग को दंड देता था। तो ऐसे कामों को क्या कहा जाता है? अत्याचार कहा जाता है। उसके महामंत्री ने उसे राज्य को बढ़ाने की सलाह दी। उसका जो महामंत्री था, महामंत्री मतलब होता है दोस्तों, जब राजा के दरबार में जो सबसे मुख्य जो मंत्री होता है उसे महामंत्री कहा जाता है। उसने उसको क्या किया कि अपने राज को बढ़ाने की सलाह दी कि चलिए राजा, हम लोग अब अपने राज का क्या करते हैं? विस्तार करते हैं। अब राज्य को कैसे बढ़ाया जाता है बच्चों? पुराने ज़माने में जो राजा होते थे वो अपने आसपास के राजा पे हमला करके और युद्ध करके उनको युद्ध में हरा के अपने राज्य का विस्तार करते थे। क्योंकि जब वो राजा युद्ध में हार जाएंगे तो उनका जो राज्य होगा तो उसको क्या करेंगे? अपने राज्य में मिला लेंगे। तो जब दूसरे का आप चीज़ को ले लीजिएगा तो आपका राज्य जो है बड़ा हो ही जाएगा। इस प्रकार पुराने ज़माने में जो कोई भी राजा होता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो क्या करता था? दूसरे पे हमला करके अपने राज्य को बढ़ाता था। महामंत्री की सलाह उसे ठीक लगी। महामंत्री जो बोले कि हाँ कि राजा, हम लोग को क्या करना चाहिए? अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए। ये सलाह क्या लगी? ये उस राजा को बहुत ही अच्छी लगी। उसने सेना में सैनिकों की भर्ती प्रारंभ कर दी। वो क्या किया कि अब तो युद्ध करना पड़ेगा, तो अपने सेना में क्या कि सैनिकों की भर्ती को प्रारंभ कर दिया, मतलब शुरू कर दिया। मतलब युद्ध की तैयारी करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसके पास विशाल सेना इकट्ठा हो गई। विशाल मतलब होता है दोस्तों बहुत बड़ा। सेना इकट्ठा हो गई मतलब वो बहुत बड़ा एक सेना को वो जुगाड़ लिया। उसने सेना को आसपास के पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करने का आदेश दिया। क्या दिया वो? उसके आसपास जितने भी पड़ोसी राज्य थे सब पे आक्रमण करने का आदेश दे दिया। आक्रमण मतलब होता है बच्चों हमला, ठीक ना? कि तुम लोग अपने टुकड़ी टुकड़ी में जाओ, मतलब पार्ट पार्ट में जाओ और जाके मेरे जितने भी पड़ोसी देश हैं सब पे क्या करो? आक्रमण कर दो और उसको जीत के उसके सारे राज्य को क्या करो? हम मेरे राज्य में मिला दो। विनाश और हिंसा से बचने के लिए पड़ोसी राजाओं ने बिना लड़े ही हार मान ली। विनाश और हिंसा दोस्तों, जब भी युद्ध होता है तो क्या होता है? लोगों को मारा जाता है, ठीक ना? और संपत्ति लूटती है। तो इस तरह से क्या होता है? विनाश होता है। चीज़ों का क्या होता है? नाश, मतलब खराब हो जाता है, चीज़ों को नाश कर दिया जाता है। और हिंसा मतलब किसी को मारना काटना क्या होता है? हिंसा कहलाता है। तो वो जो पड़ोसी जो राजा थे वो जानते थे कि जो राजा है बहुत ही निर्दयी है, वो बहुत ही क्रूरता से क्या करेगा? युद्ध करेगा। और जितने भी नियम कानून होते हैं दोस्तों, तो वो युद्ध के वो सारे क्या करेगा? सबको तोड़ देगा। और तोड़ के क्या करेगा? चारों तरफ विनाश ही विनाश कर देगा। मतलब चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी कर देगा। सब सामान को लूटेगा पाटेगा, मतलब घर तोड़ ताड़ रख के रख देगा। इस तरह से क्या हो जाएगा? चारों तरफ विनाश ही विनाश हो जाएगा। इसलिए वो राजाओं ने क्या किया? बिना लड़ाई, मतलब कि नहीं मुझे लड़ाई नहीं करनी, तो मेरे राज को क्या करो? अपने में ले लो। लेकिन ना कि वो लोग हार मान गए। वो लोग इतने समझदार थे कि बोले बिना मतलब का लड़ाई होगा? आखिर वो तो वो तो ठीक से युद्ध करेगा नहीं, क्योंकि वो तो वैसे भी निर्दयी है, बदमाश है। तो इससे अच्छा है कि पहले ही क्या करो? अपना सिलेंडर कर दो, पहले ही हार मान लो। और वो लोग क्या किए? पहले ही उसे हार मान गए। इससे क्या हुआ कि वो लोग का राज्य में किसी प्रकार का कोई विनाश नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई हिंसा नहीं हुआ।
ठीक है ना। उन्होंने विजयी राजा को धन और सैनिक उपहार में दिए थे। वो क्या किए, जिस पे युद्ध करने की बात चल रही थी, वो राजा क्या किया, जो चीन के राजा थे उसको धन और सैनिक दोनों क्या किए, उपहार में दिए। एक पराजित राजा ने उसे भारत के कलिंग प्रदेश की समृद्धि के विषय में बताया। ठीक है ना। एक जो राजा जो अपने सरेंडर किया था, वो क्या किया, भारत के कलिंग प्रदेश की समृद्धि के विषय में बताया। कलिंग प्रदेश बच्चों भारत का जो अभी का जो उड़ीसा है, वो उससे पहले क्या कहलाता था, कलिंग प्रदेश कहलाता था। उसको पहले क्या कहते थे, कलिंग कहते थे। ठीक ना। जैसे कि अभी जो बिहार है उस समय क्या कहलाता था, पाटलिपुत्र कहलाता था। तो इस प्रकार सारे राज्य का पहले दूसरा नाम हुआ करता था। ठीक है। समृद्धि मतलब होता है बच्चों कि बहुत ज़्यादा विकसित। जैसे कि आज के ज़माने में कोई भी विकसित देश होगा उस तरह क्या था, समृद्ध था, उसमें पैसा था, दौलत था, कृषि था, सारे सामान थे। तो उस समय वहाँ की जो जनता थी क्या थी, उसके पास सारे सुख सुविधा थे, इसलिए वो प्रदेश क्या था, वो समृद्ध था। तो जो पड़ोसी राजा को जो उसके सामने सिलेंडर किया था, वो क्या कहा कि आप यहाँ क्यों कर रहे हैं, आप जाइए भारत में, जाइए भारत में कलिंग प्रदेश है जो क्या है, उसके पास बहुत पैसा है, आप उसको जीत के लिए, तो आपके पास क्या होगा, बहुत ज़्यादा आपके पास पैसा हो जाएगा। उसने अपनी सेना को भारत की ओर कूच करने का आदेश दिया। कूच मतलब होता है बच्चों युद्ध पे हमला करने को क्या कहा जाता है, जब आप युद्ध के लिए निकलते हैं उसको ही क्या कहा जाता है, कूच कहा जाता है। ठीक है ना। और जब आप युद्ध शुरू करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, आक्रमण कहा जाता है। तो कूच मतलब क्या बोला, तुम भारत की तरफ बढ़ो। आदेश देना मतलब उसको ऑर्डर देना कि तुम अब क्या करो, भारत की तरफ तुम बढ़ो। उसकी सेना नदी नाले समुद्र पार करती छोटे बड़े राज्यों को रौंदती हुई आज के सिंगापुर तक पहुंच गई। क्या वो उसकी जो सेना थी वो कहाँ कहाँ से गई, क्योंकि चीन क्या है दोस्तों, हमारे देश से बहुत दूर है और बीच में क्या पड़ता है, हिमालय पड़ता है, समंदर पड़ता है, बहुत कुछ, बहुत सारे नदी भी पड़ते हैं। तो चीन के जो सैनिक थे वो क्या क्या पार किए, नदी नाले समुद्र छोटे बड़े राज्यों को रौंदते हुए, मतलब वो लोग को हमला करते हुए, वहाँ के लोगों को एकदम तहस नहस करते हुए, घर बर्बाद करते हुए कहाँ तक पहुँच गए, आज के सिंगापुर तक पहुँच गए। सिंगापुर कहाँ है बच्चों, सिंगापुर चीन से ठीक नीचे एक छोटा सा देश है। आप सिंगापुर का नाम जरूर ही सुने होंगे। ठीक ना। तो जो उस राजा की जो सेना थी क्या कि पूरा वहाँ तक बर्बादी करते हुए आज के सिंगापुर तक पहुँच गई। उसने वहाँ पड़ाव डाल दिया। पड़ाव डालना मतलब होता है बच्चों थोड़े समय के लिए सैनिकों को रुकना, मतलब टेंट लगाना है, टेंट लगा क्या करना है, कुछ दिन तक वहाँ पे आराम करना, क्योंकि वो लोग वैसे भी बहुत लंबा रास्ता तय कर चुके थे और बहुत थक चुके थे, इसलिए वो लोग क्या कि वहाँ एक छोटा सा टेंट लगा दिए, पूरे सैनिक वहाँ पे कुछ दिन आराम किए। वहाँ नौकाओं, जहाज़ों तथा अस्त्र शस्त्र का निर्माण शुरू कर दिया। वहाँ उन लोगों ने क्या किया, क्योंकि अब तो क्या करना है, समंदर की से भारत पे आक्रमण करना है, तो नौकाओं का निर्माण शुरू कर दिए, जहाज़ों का, अस्त्र शस्त्र का निर्माण शुरू कर दिया, क्योंकि इन सब के बिना भारत पे आक्रमण नहीं हो सकता था, क्योंकि बीच में क्या पड़ता था, बहुत बड़ा समंदर, बंगाल की खाड़ी बीच में पड़ती है ना। तो इसीलिए जो चीन के जितने भी सैनिक थे क्या शुरू कर दिए, नौका बनाना, जहाज बनाना। और अस्त्र मतलब क्या होता है बच्चों, अस्त्र मतलब होता है जिस सामान से हम लोग पकड़ के लड़ाई करते हैं, जैसे कि आपका त्रिशूल हुआ, तलवार हुआ। और शस्त्र होता है बच्चों जिस चीज़ को हम लोग फेंक के हमला करते हैं। ठीक ना। जैसे कि भाला हम लोग क्या करते हैं, फेंकते हैं। तीर धनुष से हम क्या करते हैं, तीर को छोड़ते हैं, तो शस्त्र है। ठीक है। तो अस्त्र और शस्त्र में अंतर आपको समझ में आ गया। तो वो लोग क्या किए, उस समय का अस्त्र शस्त्र का निर्माण करना शुरू कर दिए। भारत के कलिंग प्रदेश के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसने चारों दिशाओं में दूत भेज दिए। क्या किया कि अब तो उसको कलिंग के बारे में ज़्यादा नहीं पता था,
क्योंकि वो बीच में समंदर पड़ता था तो लोगों का आना जाना बहुत ही कम था, तो उसको बहुत कम ही पता था किसके बारे में, कलिंग के बारे में। इसलिए उसने क्या किए, दूत भेजे। दूत मतलब होता है किसी राज्य का एक आदमी जो अब संदेश लेके दूसरे राज्य में जाता है, ठीक ना। तो क्या कि चारों दिशाओं में अपने दूत को भेज दिया जानकारी प्राप्त करने के लिए। किसका जानकारी, कलिंग प्रदेश का, है ना। कलिंग के राजा को भी इस आक्रमण के बारे में जानकारी मिली। अब जो कलिंग के राजा थे बच्चों, अब जो ये कलिंग के राजा थे उनको भी क्या मिली, इस आक्रमण की, इस हमले की क्या मिली, जानकारी मिल गई। क्यों, क्योंकि चारों तरफ वो दूत भेज दिया था। तो दूत जाके जिस राज्य से पूछता था तो राज्य का क्या करता था, कलिंग को भी बताता था कि देखिए जो चीन के जो राजा हैं वहाँ पे आक्रमण करने वाले हैं। उसके पास प्रशिक्षित सेना थी। इसके पास, कलिंग के पास कैसी सेना थी, प्रशिक्षित, मतलब वो लोग को युद्ध का क्या दिया गया था, शिक्षा दिया गया था कि ऐसे ऐसे युद्ध करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। अच्छी सैन्य सामग्री थी। सैन्य सामग्री मतलब होता है युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले सामान, जिसका प्रयोग कौन करते हैं, सैनिक करते हैं। जैसे कि बहुत कुछ होता है, जैसे कि अच्छे यूनिफॉर्म होता है, युद्ध अच्छा में जो जीत की संभावना है वो बढ़ जाती है और सैनिकों का जो आत्मबल है वो भी ज़्यादा बढ़ा रहता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे साधन होते हैं युद्ध में विजयी होने के। इसके बावजूद वह जानता था कि उसकी सेना आक्रमणकारी दल के सामने नहीं टिक पाएगी, उसका राज तहस नहस हो जाएगा। पर वो राजा था, वो अच्छे से जानता था कि जो चीन का राजा वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा निर्दयी है। वो लोग किसी भी कीमत पे क्या करते हैं, राज्य को जीतना जानते हैं, चाहे पूरा राज्य बर्बाद ही क्यों ना हो जाए। इसलिए राजा को क्या सोचा कि ये लोग किसी भी कीमत पे क्या करेंगे, मेरे राज्य को जीतेंगे और उसको पूरा क्या कर देंगे, तहस नहस कर देंगे। वह बुद्धिमान, साहसी, शूरवीर और स्वाभिमानी था। वह कैसा राजा था, वो उस बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान मतलब बहुत तेज था, साहसी मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा साहस भी था, शूरवीर मतलब थे वो उसके पास वीरता भी बहुत ज़्यादा थी, और स्वाभिमानी था मतलब उसके अंदर स्वाभिमान भी था। उसने राज्य के बुद्धिमान व्यक्तियों की एक गुप्त बैठक बुलाई। उसने क्या किया कि उसके राज्य में जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति, उस सब की क्या की, एक ऐसी बैठक बैठाई जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर ना हो। ऐसे बैठक को बच्चों गुप्त बैठक कहा जाता है, जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर ना हो। अगर लोगों को पता चल जाएगा तो ये जो खबर है वो कहाँ तक चली जाएगी, चीन तक चली जाएगी। क्योंकि बच्चों हम सब जानते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए जो ऐसा जो कुछ भी बहुत ही ज़्यादा सीरियस चीज़ होता है उसको क्या रखा जाता है, एकदम गुप्त मतलब सीक्रेट रखा जाता है, ठीक है। इस स्थिति पर विचार करने के बाद एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, सारा स्थिति को समझा गया, उसे विचार किया गया कि अब हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उसी में से एक बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या कहा कि युद्ध सैनिक बल से नहीं, बुद्धि बल से जीते जाते हैं। युद्ध कैसे जीता जाता है बच्चों, सिर्फ सैनिक बल से नहीं, अपने बुद्धि बल से भी जीते जाते हैं, ठीक ना। सैनिक बल मतलब होता है कि सैनिक से, ठीक है ना, कि सैनिक से तो युद्ध जीते जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा किससे जीते जाते हैं, बुद्धि के बल पे युद्ध जीते जाते हैं। हाँ। गुप्त सभा में कई दिनों तक विचार विमर्श होता रहा। गुप्त जो सभा चल उसमें बहुत दिन तक वो चला गया, क्या चला उसमें, विचार और विमर्श चला कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। विचार विमर्श के बाद बुद्धिमान व्यक्तियों ने राजा को एक सुझाव दिया। बहुत विचार विमर्श के बाद जो बुद्धिमान व्यक्ति थे वो क्या बोले, कुछ सुझाव दिए, एक आइडिया दिए, किसको दिए, राजा को दिए। राजा को वह सुझाव बहुत पसंद आया। जो राजा को जो सुझाव था क्या था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसने शीघ्र ही उस पर काम शुरू कर दिया। क्या किया उसने, शीघ्र मतलब तुरंत, जल्दी से जल्दी उस पर काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद एक बड़ी नौका सिंगापुर तट पर पहुंची। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, एक बहुत बड़ी जो नौका थी कहाँ पहुंची, सिंगापुर के तट पर पहुंची। क्योंकि सिंगापुर पे ही वो लोग क्या किए थे, अपना टेंट डाल के बहुत युद्ध की तैयारी वो लोग कर रहे थे। तट पर तैनात चीनी सैनिकों ने नौका को पकड़ लिया।
अब तट मतलब होता है दोस्तों समंदर का किनारा। जितने भी वहाँ पे तैनात कौन थे, चीनी सिपाही तैनात थे, वो नौका को तुरंत ही पकड़ लिए। नौका में सवार व्यक्तियों को बंदी बना लिया। नौका पर जितने भी व्यक्ति बैठे हुए थे, बच्चों, सबको क्या किया, लोग बंदी बना लिया, मतलब अरेस्ट कर लिया। जब उन्हें पता चला कि बंदी व्यक्ति भारतीय हैं तो उन्होंने राज्य के दरबार में पेश किया गया। क्या किया, जब वो जैसे ही उनको पता चला कि जो बंदी व्यक्ति हैं जिनको अरेस्ट किए हैं क्या है, भारतीय मतलब इंडियन है, तो उन्हें क्या किया, उन्हें तुरंत राज्य दरबार में पेश किया गया। मतलब वो लोग क्या किया, अपने राजा के जो दरबार होता है उसके सामने वो लोग की हाजिरी लगवा दी। राजा को जब पता चला कि पकड़े गए व्यक्ति भारतीय हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब इस राजा को क्या पता चला कि ये जो व्यक्ति हैं ये क्या हैं, भारतीय हैं, तो बहुत ज़्यादा वो खुश हुआ कि अब तो मुझे सारी जानकारी इंडिया के बारे में मिल ही जाएगी। उसने कड़क आवाज में बंदियों से कहा, भारत जाने की दिशा और सही रास्ता बताओ, यदि नहीं बताया तो सिर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। उसने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा टाइट आवाज़ में उन भारतीय से क्या कहा कि भारत जाने की दिशा मतलब डायरेक्शन बताओ और सही रास्ता बताओ, क्योंकि वो लोग इससे पहले कभी भारत नहीं आए थे और समंदर में बच्चों लोग ऐसे भी गुम हो जाते हैं। तो जो वो लोग आए हैं तो वो लोग को क्या पता था, दिशा भी पता था और सही रास्ता भी पता था। इसलिए उसे क्या बोला कि तुम भारत जाने के मुझे सही दिशा और रास्ता बताओ, यदि ऐसा नहीं किए तो सिर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुमको क्या कर दिया जाएगा, तुम्हारा जो सर है वो तुम्हारे धड़ से अलग कर दिया जाएगा, मतलब तुमको तुम्हारा सर को काट के तुमको मार दिया जाएगा। सभी बंदी वृद्ध थे। अब जितने बंदी थे बच्चों जिनको उन्होंने बंदी बनाया था, अरेस्ट किया, तो सारे कैसे थे, वृद्ध मतलब बूढ़े थे। कैसे थे, वो सारे के सारे बूढ़े थे। उसमें से एक ने बिना किसी भय से कहा, उसमें से एक व्यक्ति बिना भय बिना डर के क्या कहा, चलिए देखते हैं। महाराज, भारत का रास्ता बताने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप हमारे प्राण ले तो भी हमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इस जन्म में तो हम अपनी जन्मभूमि कभी देख नहीं सकेंगे। इतना कहकर वो और उसके साथी जोर जोर से रोने लगे। क्या हुआ, जो आदमी तो बिना डर से क्या कहा कि हमें भारत का रास्ता आपको बताने में कोई भी आपत्ति नहीं है। अगर आप चाहें तो मेरे प्राण भी ले सकते हैं, क्योंकि इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इस जन्म में कि अब इस जन्म में मैं अपनी जन्मभूमि को नहीं देख सकेंगे। जन्मभूमि मतलब यहाँ जहाँ उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, भारत में। तो उनका कहने का मतलब था कि अब इस जन्म में हम लोग वापस भारत नहीं जा सकते, इसलिए अगर आप हमारे प्राण ले तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतना कहकर वो और उनके जितने भी साथी थे जिनको उन्होंने बंदी बनाया था, सब क्या कि जोर जोर से रोने लगे। उनको रोता देख राजा सोच में पड़ गया। जब वो लोग सारे रोने लगे तो राजा सोचने लगा, अरे ये लोग रो क्यों रहे हैं। उनके रोने का कारण पूछने पर उन्होंने बताया। जब उनसे रोने का कारण पूछा गया तो उन्होंने क्या बताया, चलो देखते हैं। हमारा देश यहाँ से बहुत दूर है। देश से जब हम सिंगापुर देखने के लिए चले तो हम सब जवान थे। यहाँ पहुँचते पहुँचते हम सब बूढ़े हो गए। हमारे अनेक के साथी रास्ते में ही मर गए। ठीक, वो क्या बता रहा है कि हमारा देश यहाँ से बहुत दूर है, बहुत यहाँ से दूर है। अपने देश से जब हम सिंगापुर देखने के लिए चले थे तब हम जवान थे। क्या बोला, जब हम लोग यहाँ सिंगापुर बच्चों बहुत ही एक सुंदर सा देश है, तो आप ज़रूर सिंगापुर का नाम सुने होंगे। तो लोग क्या बोले कि जब हम लोग अपने देश भारत से कहाँ चले थे, सिंगापुर के लिए चले थे, तब हम लोग क्या थे, जवान थे, मतलब यंग थे। और अभी ये लोग क्या थे, वृद्ध हो चुके हैं। यहाँ पहुँचते पहुँचते हम सब बूढ़े हो गए। यहाँ पहुँचते वो लोग क्या हो गए, बूढ़े हो गए। और उनके अनेक साथी भी रास्ते में ही क्या हो गए हैं, मर चुके हैं। वृद्ध ने अपने थैले में से सुइयां निकाली और कहने लगा। एक जो वृद्ध था, जो बूढ़ा आदमी, तो क्या किया, अपने थैले से एक सुइयां निकाला और कहने लगा। चलिए देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। हम जब चले थे तो ये लोहे की छड़ें थी। वर्षों की यात्रा में समुद्र, हवा और पानी में गलते गलते ये सुई मात्र रही है।
क्या हुआ है कि वो क्या बोल रहे हैं, कुछ सुई निकाल, सुई आप देखिए ना, पतला सा एक छोटा सा, जिससे हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा सिलते हैं, वहाँ ये सुई की बात की जा रही है। और वो वृद्ध व्यक्ति क्या बोला, जबकि जब हम लोग देश भारत से चलना शुरू किए थे तो ये क्या था, लोहे की छड़ें थी, मतलब मोटा मोटा लोहे का एक क्या था, छड़ था, ठीक ना। वर्षों की यात्रा में वर्षों मतलब इतने साल जो हम लोग यात्रा किए हैं, उसी में क्या हुआ है, समुंदर की हवा और पानी में गलते गलते सुइयां मात्र रह गई। कि जो समंदर की, जो हमने बहुत इतने साल तक यात्रा किए हैं, तो समंदर का हवा, समंदर का पानी में ये गलते गलते क्या हो गया, सिर्फ सुई रह गया है। मतलब क्या रह गया है, इतना पतला सा ये रह गया है कि सिर्फ हम ही बूढ़े नहीं हुए, लोहे का ये हाल हो गया, ये बता रहा है। दूसरा वृद्ध ने अपने टोकरी में से एक सूखा फल निकाला और दिखाते हुए कहा। एक दूसरा व्यक्ति क्या किया, अपने टोकरी में से एक सूखा फल निकाला और उसको दिखाते हुए राजा को क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। महाराज देखिए, हम इस फल के बीज यहाँ के राजा को भेंट करने के लिए लेकर चले थे। रास्ता में ही बीज वृक्ष बन गए, फल भी निकल आए, फल भी रास्ते में ही सूख गए। महाराज को क्या क्या बोल रहा है कि देखिए महाराज, हम क्या किए थे, इस जो फल के बीज हैं के राजा को भेंट करने के लिए लेकर आए थे, पर रास्ते में ही क्या हुआ, ये जो बीज है वो क्या बन गए, वृक्ष। वृक्ष मतलब बड़ा सा पेड़ बन गए, और पेड़ में फल भी आ गए। पर वृक्ष हुआ है तो फल तो लगेगा ही, और फल भी रास्ते में ही क्या हो गए, सूख गए, ठीक ना। फल भी जो क्या हुआ, वो रास्ते में ही सूख गया, इसलिए उसको क्या दिखा रहा है, वो सूखा फल दिखा रहा था। कि देखिए जो फल है, इसका क्या, इसका बीज हम लेकर यहाँ के राजा को गिफ्ट देने के लिए आए थे, लेकिन रास्ते में ही ये जो बीज है, इससे क्या बन गया, पहले एक बहुत बड़ा पेड़ बना, अब पेड़ में फल भी हुआ, और फल भी अब देखिए सूख गया है। राजा ने वृद्ध बंदियों को छोड़ने का आदेश दिया। अब जो राजा था, वो जो बूढ़े बंदी थे, उसको छोड़ने का आदेश दे दिया। उसके बाद उसने अपने सहयोगियों से विचार विमर्श करके कहा। उसके बाद उसके जितने भी सहयोगी साथी थे, वो सब के साथ क्या किया, विचार विमर्श किया जाए। जैसे कि कलिंग के राजा ने अपने अपने जो सहयोगी है उसे विचार विमर्श किया था, उसी प्रकार अब इस चीन के राजा ने भी क्या किया, अपने सहयोगियों से विचार विमर्श करना शुरू कर दिया। यदि भारत इतनी दूर है तो वहां तक पहुंचते पहुंचते हमारे सैनिक बूढ़े हो जाएंगे। क्या बोल रहा है कि अगर भारत सच में इतनी दूर है तो हमारे सैनिक भी पहुंचते पहुंचते बूढ़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब ये लोग चले थे तो ये लोग क्या थे, जवान थे। तो अगर अभी से हम लोग चलेंगे तो हमारे सैनिक क्या है, जवान है, और वो जाते जाते क्या हो जाएंगे, पूरे बूढ़े हो जाएंगे। बहुत तो रास्ते में ही मर जाएंगे, और बहुत जो है रास्ते में ही मर जाएंगे, ठीक ना। यदि हम भारत तक पहुंच गए तो वापस लौटते हुए सब मारे जाएंगे। क्या हुआ, अगर हम लोग भारत पहुंच भी जा रहे हैं तो वापस लौटने में हम लोग सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए हमें अब वापस लौट जाना चाहिए। इसलिए अब हमें क्या करना चाहिए, सिंगापुर से ही वापस कहाँ चले जाना चाहिए, चीन लौट जाना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्तियों के सुझाव से कलिंग बच गया। और जो बुद्धिमान व्यक्ति जो सुझाव ये दिए थे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, उनके सुझाव से क्या हुआ, ये कलिंग बच गया। नहीं तो क्या होता, जो चीन के जो राजा हैं वो बहुत ही क्या था, निर्दयी था। वो क्या करता, चीन को पूरा लूट मार करके उसको पूरा बर्बाद कर देता। उन्होंने ही राजा को यह सुझाव दिया था कि नौका पर सुइयां, पके फल और 60 वर्ष के ऊपर के वृद्ध व्यक्तियों को सिंगापुर भेजा जाए। ये नौका को सिंगापुर भेजना और वृद्ध को लोगों को उस पर बैठाना और उनके हाथ में सुइयां देना और सूखे फल देना, ये सब जितने भी आइडिया थे सब किसने दिया था, उन बुद्धिमान व्यक्तियों ने दिया था, जिनके साथ कलिंग के राजा ने क्या की थी, मीटिंग की थी। वे सब बोले कि जो चीन के जो राजा हैं वो क्या नहीं देखे हैं, भारत नहीं देखे हैं। वो लोग को नहीं पता कि भारत चीन से कितना दूर है। अगर हम लोग इस तरह एक नौके पे कुछ वृद्ध को बैठा दे और उनसे ये सारी बातें कहें तो चीन का जो राजा है वो क्या हो जाएगा, वो बहुत ही ज़्यादा डर जाएगा। उसको लगेगा कि जो वृद्ध है वो सच ही बोल रहे हैं और झूठ क्यों बोलेंगे, है ना।
इसलिए वो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या किए कि राजा को बताए कि हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए, इससे चीन के राजा के साथ हमारा युद्ध भी नहीं होगा और चीन वाले अपने देश वापस चले जाएंगे और हम लोग का जो राज है वो बच जाएगा। और बच्चों, हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस प्रकार हम देखते हैं कि कभी कभी हमें क्या करनी चाहिए, बुद्धि बल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सैनिक बल से हमारा बुद्धि बल ज़्यादा प्रयोग में लाने की चीज़ है और इसकी सहायता से हम लोग बहुत बड़े बड़े समस्या का समाधान किया जा सकता है। जैसे कि इस कहानी में हम देखें कि जो कलिंग के राजा थे वो अपनी बुद्धिमानी की वजह से चीन के साथ बिना युद्ध किए ही वो जीत गए। तो बच्चों, आपको क्या लगता है कि कौन बड़ा है, बुद्धि बल कि सैनिक बल? मेरे हिसाब से तो बुद्धि बल सबसे बड़ा है और होना भी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, किसी प्रकार के जान माल का कोई नुकसान नहीं होता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी द्वारा कही कहानी अच्छी लगती है, आप चाहते हैं मैं इस प्रकार कहानी कहती रहूं, तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। बाय।